नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज़लाइन में आज हम बात करेंगे जनता परिवार की। राजनीति में किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। यहां पर देखी जाती है तो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से यहां पर काम होता है। अपने फायदे के लिए दुश्मन भी एक हो जाते हैं। जनता परिवार में इकट्ठा हुए दल भी कुछ ऐसे ही हैं। कभी घोर विरोधी रहे सियासी दल आज सत्ता के लिए एक साथ हो गए हैं, लेकिन क्या अपने फायदे के लिए एक साथ आए ये दल एक परिवार बनकर रह पाएंगे? नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 6 दलों का महाविलय हो गया है। इस महाविलय को जनता परिवार का नाम दिया गया है, लेकिन क्या ये महाविलय कामयाब हो पाएगा? अगर इतिहास को देखें तो इस तरह के परिवार सामने आते रहे हैं, लेकिन ये खुद को आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जनता परिवार एक होकर रह पाएगा? मोदी को रोकने के लिए महाविलय। छह सियासी पार्टियां हुई एक। मोदी का डर लाया करीब। क्या कामयाब होगा महाविलय? क्या एक होकर रह पाएगा जनता परिवार? क्या मोदी लहर पर लगा पाएंगे ब्रेक? एक बार फिर से पुराने जनता परिवार के विलय की कवायद शुरू हो गई है और ये भी दिलचस्प है कि कभी राजनीति में घोर विरोधी की तरह लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के जरिए ये पहल हुई है। आरजेडी ने औपचारिक तौर पर घोषणा भी कर दी है और मुलायम सिंह के नेतृत्व पर भी आम राय बनती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर ये एक समाप्त हो चुके विपक्ष की एक नई उम्मीद को जगाता है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विलय का विशेष महत्व है, क्योंकि साल के आखिर में राज्य में चुनाव होने हैं और इसमें अगर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के वोट एकजुट हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी हालात ऐसे हैं कि विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी को रोकना चाहती हैं, पर यह सवाल बना हुआ है कि इन पार्टियों में कल जब नेतृत्व अगली पीढ़ी के हाथ में आएगा तो इस गठजोड़ के बने रहने की कितनी संभावना होगी। जनता परिवार की पार्टियों में इस बात पर सहमति है कि सिर्फ मंडल से काम नहीं चल सकता। अगर राजनीतिक प्रयोग में बीएसपी जुड़ पाती तो नई संभावनाएं हो सकती थीं, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नहीं है। मंडल की राजनीति की सारी ताकत को बीजेपी ने काफी हद तक सोख लिया है। जनता परिवार की पार्टियां जो मंडल की विरासत की पहली नंबर की दावेदार हुआ करती थीं, अब पीछे खिसकती नजर आ रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के परिवार एक हो रहे हों। पहले भी बड़ी सियासी ताकतों को रोकने के लिए कई पार्टियों ने एक होकर परिवार बनाया था, लेकिन वो उसे आगे नहीं बढ़ा सके। अतीत में जनता परिवार जब भी सत्ता में आया है, चाहे वो जनता पार्टी की सरकार हो या वीपी सिंह से लेकर संयुक्त मोर्चा की सरकार, महत्वाकांक्षाओं के चलते ये कुनबा बिखर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जनता परिवार अपने आप को आगे बढ़ा पाता है या नहीं। इस बात पर भी सवाल उठने लाजमी है कि जनता परिवार को जनता का विश्वास हासिल हो पाता है या नहीं। हालांकि पिछले दिनों लालू यादव के परिवार और मुलायम सिंह के परिवार में पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए। इससे दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच करीबी बढ़ी है। हालांकि सजा पाने के बाद लालू यादव चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे। और रही बात मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार की, तो इनमें से मुलायम अधिक वरिष्ठ हैं।
उनको सभी लोग नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यदि बाकी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं सिर न उठाएं, तो हो सकता है कि जनता का भरोसा भी हासिल कर ले। अब देखना होगा कि जनता परिवार एक परिवार के रूप में रह पाता है या नहीं। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आने वाले वक्त में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता परिवार के सामने ये चुनाव चुनौती पेश करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चुनौती बिहार चुनाव है। ये चुनाव इस परिवार का भविष्य तय करेगा। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए तैयार हुआ जनता परिवार। पहली परीक्षा के लिए तैयार जनता परिवार। पहली चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव। नतीजे तय करेंगे परिवार का भविष्य। जनता परिवार तैयार है तो उसके सामने पहली अग्नि परीक्षा भी तैयार है। जनता परिवार के सामने सबसे पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं। फिलहाल बिहार में जेडीयू की सरकार है, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद जेडीयू यहां पर मजबूत स्थिति में नहीं है। हाल ही में पार्टी में 2 गुट बन गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पार्टी से अलग होकर नया दल बना लिया है। मांझी का दावा है कि कुछ और लोग जेडीयू से अलग होना चाहते हैं, लेकिन शरद और नीतीश उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे। ऐसे में चुनाव के वक्त जेडीयू से असंतुष्ट लोग मांझी से मिल सकते हैं। ऐसे में नीतीश की स्थिति यहाँ कुछ खास अच्छी नहीं है। मांझी का जाना भी इस परिवार के लिए सही नहीं है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से कहीं बेहतर वक्ता हैं। नीतीश कुमार के लिए बेहतर होता यदि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर अच्छी पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते और जीतनराम मांझी को बिहार का सीएम प्रोजेक्ट करते, तो दलित और महादलित वोट बैंक भी इस परिवार को फायदा पहुंचाता। वहीं बात करें राज्य के दूसरे बड़े दल आरजेडी की, तो वो भी अकेले दम पर सरकार बनाने की हालत में नहीं है। मांझी मामले में पप्पू यादव ने लालू से अलग रुख अपनाते हुए मांझी का साथ दिया था। ऐसे में आरजेडी के हालात भी जेडीयू जैसे हैं। आरजेडी के नाराज नेता मांझी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में लालू के लिए भी ये गठबंधन बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि लालू और नीतीश कुमार ही इस महागठबंधन के लिए ज्यादा जोर दे रहे थे। बिहार में नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जनता परिवार के पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त बचा है। इन 6 महीनों में जनता परिवार को बिहार में अपनी जमीन तैयार करनी है और मोदी लहर को पीछे छोड़ना है। बिहार विधानसभा के चुनाव ही इस परिवार का भविष्य तय करेंगे। अगर जीत मिली तो ये दल बाकी के राज्यों में चुनाव लड़ने को तैयार रहेगा, लेकिन हार हुई तो परिवार की टूटने में भी देरी नहीं लगेगी। इस जनता परिवार के सामने कई चुनौतियां आने वाली हैं। अब देखना होगा कि परिवार एक होकर इन चुनौतियों से पार पा पाता है या नहीं, या फिर इसका भी हाल पहले की जनता परिवार जैसा ही हो जाता है। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। मोदी लहर को रोकने के लिए जनता परिवार का महाविलय हुआ है। 6 पार्टियों ने मिलकर ये महापरिवार बनाया है। सवाल इसलिए इस पर उठ रहे हैं कि एक बार पहले भी इस तरीके की कोशिश हो चुकी है जो बिखर चुकी थी। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि ये जो कोशिश की जा रही है, महापरिवार जो बनाया जा रहा है, क्या ये मोदी लहर को रोक पाएगा? जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, कितना ये उद्देश्य कारगर साबित हो पाएगा? क्या एक बार फिर से कहीं ये परिवार बिखर तो नहीं जाएगा? चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर यशवीर सिंह मौजूद हैं। बीजेपी से मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा यशवीर जी आपसे है। एक बार फिर से वही कोशिश हो रही है, महाविलय किया है 6 पार्टियों ने मिलकर। कितनी ये जो कोशिश की जा रही है, कितनी कारगर आपको नजर आ रही है? राजनीतिक पार्टी लोग बनाते हैं इसीलिए कि हमें राज करना, राज करने की नीतियाँ बनानी, उनको लागू करना है। और आज जो परिस्थिति देश में राजनीति की है, पार्टियां इतनी हो गई, सबको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो हम
राजनीति के हाशिए से बाहर चले जाएंगे। तो ये पहले भी प्रयास इसलिए हुआ, इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी। उसमें कहीं आइडियोलॉजी भी नहीं थी किसी की एक साथ, उसमें जनसंघ भी थी, उसमें कांग्रेस वो भी थे, मुरार जी, उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे और लोग भी थे। इसलिए उसमें थोड़ा बहुत दिखाव हुआ बाद में जाकर के, और जनता पार्टी जिस वक्त टूटी उसका सब जानते हैं। उसके बाद जनता दल बना, उसका नेतृत्व भी वीपी सिंह जी ने किया। वहाँ भी एक दो मुद्दे ऐसे उभर करके आए जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ। लेकिन आज जो पार्टियां बन रही है उसमें ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के ट्रेनी रहे हैं, और डॉक्टर लोहिया ने जो गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़ों के लिए एक आंदोलन चलाया देश में, उस सारी जो फौज तैयार हुई वो समाजवादी परिवार में आज फिर से इकट्ठा हुई। वो कारण ठीक है कि अपने अपने राज्यों में सब मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उस वक्त अलग अलग पार्टियां बना ली, लेकिन आज तो सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको सोचना पड़ा। इसी सोच का नतीजा है कि फिर परिवार इकट्ठा हो, और कम से कम अभी ये इकट्ठा होने की जो सोच है वो मात्र ये नजर आ रही है कि मोदी लहर को रोकना है, उद्देश्य मात्र इतना नजर आ रहा है। अगर यही उद्देश्य है तो लगता है कि जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि जनता चाहती है कि कोई भी पार्टी जीत कर आए, कुछ भी हो, उसका विकास का एजेंडा रहे। देखिए, दिल्ली में एक छोटी सी पार्टी ने रोक करके दिखा दिया, तो वो एक एजेंडा बन गया कि अगर दिल्ली में केजरीवाल रोक सकता है, मोदी जी का कुछ भी कर लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में ये तो पुराने एक्सपीरियंस और ऐसे नेता है कि जो पार्टियां पिछले 30 साल से 40 साल से चल रही हैं, तो उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है, हम लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है मुकेश वाजपेयी जी, ये जो कोशिश हो रही है, जब से ये कोशिश शुरू हुई तब से एक ही इसमें से बात निकल कर आई है कि मोदी लहर को रोकना है। कोशिश की गई, कारगर नहीं हुई। आपकी भी स्थिति अब इतनी अच्छी नहीं है, बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और ये महाविलय कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, इसमें जो ये महाविलय होने जा रहा है या हो चुका है या कैसा होगा क्या होगा, इसमें मोदी जी को लेकर आशंका नहीं है। इनको चिंता है अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने क्षेत्र में राजनीति कैसे करेंगे, कैसे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ये मोदी जी के विरोध में या मोदी जी को रोकने के लिए इकट्ठे तो शायद हो भी नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ अपने लिए बचने के लिए कि हमारी राजनीति खत्म हो रही है, लोकसभा चुनाव में देख लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के राज्य में दूसरे के कोई पहचानता भी नहीं है। अगर आप बात करें कि देवगौड़ा जी को कोई यूपी में या हरियाणा में या बिहार में कोई जानता होगा तो वो ना के बराबर है, तो इससे किसी को कोई फायदा तो होगा नहीं। लेकिन सिर्फ क्योंकि आप देखिए हर एक का छत्रप है, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो एक दूसरे के नीचे कैसे काम करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 2 बारी पहले देख चुके हैं कि आपस में इनके यहाँ इकट्ठे हुए, इलेक्शन के टाइम पे इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर सिर फुटबल हुआ और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं, तू नहीं तो वो भी नहीं, और फिर तीसरे को किसी को बना दिया। इस तरह के सारे खेल खेले तो जनता देख चुकी है, जनता समझ चुकी है। और आज इतने हल्के में ना लें आप, क्योंकि राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव के हाथों में इसकी कमान होगी। वो 2014 के और उत्तर प्रदेश में वो प्रचंड जीत दर्ज कर चुके हैं। विपनेश जी 2014 का इलेक्शन में अपना हाल देख चुके हैं। छत्रप ये महारथी अपना हाल देखने के बाद ही ये लोग इकट्ठे होके आए हैं। और जैसे कहावत है ना कि एक ही घाट पे वो शेर और बाघ, अंतर है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में बहुत अंतर है। देखिए मैं शुरुआत तो वहीं से हुई है ना। 2014 के इलेक्शन में जब इन्होंने देख लिया कि हमारी ताकत नहीं है मोदी को रोकने के लिए, तो अब इन्होंने एक नया स्वरूप छोड़ा कि हम सब जनता परिवार वाले इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि उसका फायदा एक दूसरे को नहीं मिलने वाला है। यूपी में देवगौड़ा जी कितने वोट इनको, मुलायम सिंह को ऐड करा पाएंगे, आप खुद समझदार हैं। इसी तरह से लालू प्रसाद जी हरियाणा में जाके क्या कर लेंगे, कुछ पता। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस इनके साथ जाएगी, अगर साथ जाएगी तो चौटाला जी और कांग्रेस जो है हुड्डा जी, वो क्या हरियाणा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, या इधर इसमें कर्नाटका में कांग्रेस और देवगौड़ा जी एक साथ लड़ेंगे, मिलकर मंच पर आएंगे, सामना करेंगे मिलकर। देखिए ये सिर्फ अपने ये जो टुकड़ों में ताकत बटी हुई है, अब एकजुट होने जा रही है, एकजुट होने जा रही है। एक आखिरी कोशिश अपने को बचाने की है ये।
और इसमें भी ये फेल होंगे, क्योंकि जनता ने, देखिए आप पिछले अगर आप ट्रेंड देखें तो जनता ने जहां पे भी, चाहे वो दिल्ली हो, जहां पे भी सरकार बनाई है, पूर्ण मेजोरिटी से सरकार बनाई है, अब वो इस चक्कर में नहीं फंसने वाली कि आधी सरकार इधर आधी उधर और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा। हमारे ये साथी बैठे हैं, इनके यहाँ भी यूपी में अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत दिया है, उसमें भी कोई कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो जनता अब जवाबदेही सरकार चाहती है कि उसका जवाबदेही सरकार हो, उसमें फिर ये ना हो कि जी इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए या हमारी कोalition गवर्नमेंट थी इसलिए काम नहीं कर पाए। तो जनता अब विकास की राजनीति चाहती है, और ये बेसिकली जो दल है 6 के 6 जो इकट्ठे हो रहे हैं, बिहार में जेडीयू राज कर रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और ये महाविलय, जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो निकल कर सामने आ रहा है। बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है आने की, चाहे नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूं ना कि अब इनको वो अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और लोकसभा चुनाव के बाद इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गया है कि हमारी जमीन खिसक रही है। और अगले विधानसभा चुनाव, दिल्ली के चुनाव से आपको भी एहसास दिल्ली के चुनाव को आप देखिए, अलग दिल्ली का जो परिणाम सामने निकल कर आया राजधानी का, शायद यही एहसास अब आपको भी हो गया है कि आपकी भी जमीन खिसक रही है। दिल्ली के चुनाव अलग परिस्थिति में हुए थे, दिल्ली के चुनाव में अलग परिस्थितियां थी। कौन सी परिस्थितियां? यहाँ पे एक आंदोलन से नई अगर आप इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराएंगे वाजपेयी जी, तो शायद कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। चुनाव देरी से हो ये भी आपकी मर्जी थी, चुनाव जल्दी हो सकते थे, लेकिन बीजेपी डिले की इसको। देखिए, हम अपनी कमियां मान रहे हैं कि हमारी कमियों की वजह से दूसरी पार्टी को फायदा मिला, लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा, उतना ही रहा जितना पिछले विधानसभा में था। लेकिन कांग्रेस का जो डाउनफॉल हुआ, कांग्रेस की जो जमीन, और ये जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये भी एक वैक्यूम है भारतीय राजनीति में। एक जो कांग्रेस विपक्ष का पद चला गया, विपक्ष के नाम मात्र को विपक्ष नहीं है, तो एक वैक्यूम विपक्ष में, अपोजिशन में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को भरने के लिए भी ये इकट्ठे हो रहे हैं कि किसी तरह से हम इतने हो जाएं कि हम विपक्ष की एक दावेदारी पद की या विपक्ष का हम उसको निभा सकें। तो देखिए, दिल्ली और बाकी में बड़ा अंतर है। यहाँ पे राजनीति में सारे दलों को जनता आजमा चुकी है। इनकी पार्टी में आज यूपी में जो कानून व्यवस्था है उससे सारे भलीभांति परिचित हैं। वहाँ पे पुलिस का काम भैंसों को ढूंढने में लगाया जाता हैगा, दंगे होते हैंगे, कानून किस हालत में कहाँ नीचे तक बिगड़ चुकी हालात। तो ये सब चीजें देखने के बाद जनता निश्चित तौर पे इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है मनोज जी, 6 सियासी पार्टियों ने मिलकर ये महाविलय किया है, क्या लग रहा है कितना कारगर होता नजर आ रहा है? देखिए, कितना कारगर होगा कितना नहीं होगा ये तो समय बताएगा। राजनीति में इस प्रकार का प्रयोग कोई पहली बार नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, इससे पहले एक बार नहीं कई बार प्रयोग कई दलों ने मिलकर इस तरह के किए हैं। जनता पार्टी के समय भी सब अलग अलग विचारधारा के लोग थे, जनसंघ के लोग थे, समाजवादी थे, वो साथ आए थे कांग्रेस को रोकने के लिए। कांग्रेस का आपातकाल जो थोपा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए थे। फिर 90 के दशक में बीपी सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बना, उसमें एक साथ आए। बिहार में नीतीश कुमार, बीजेपी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल तक सरकार साथ चलाते रहे। और अलग हुए तो नीतीश कुमार अब लालू जी के साथ जा रहे हैं। तो समाजवादी जो राजनीति करते रहे वो अब तक वो गैर कांग्रेसवाद की ही करते रहे कि कांग्रेस के खिलाफ सारे दलों को लामबंद करना, उसमें जनसंघ हो या बीजेपी हो, उसकी भूमिका भी वो साथ रखते थे। क्योंकि समाजवादियों की भी अपनी इतनी ताकत नहीं है कि बगैर बीजेपी या जनसंघ के वो कांग्रेस को रोक पाते। इसलिए समाजवादियों को जब लगा कि कांग्रेस को रोकना है, तब इन्होंने जनसंघ और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। आज जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके सामने चुनौती बनकर खड़ी है, तब समाजवादी सारे भाजपा को रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज इसमें ये लगती है कि इस पूरी कवायद से कांग्रेस का नुकसान ज्यादा होगा। आपने दिल्ली के चुनाव की बात की। दिल्ली में मेरा मानना यह है कि जिस भी राज्य में तीसरी पार्टी या तीसरा विकल्प खड़ा होता है, कांग्रेस उस राज्य से साफ होती है। आप उठा के देख लीजिए, हरियाणा चौटाला जी वहां पर है, एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी का कमल खिल गया। उत्तर प्रदेश में मायावती अलग, कांग्रेस अलग, सपा अलग, बीजेपी 80 में से 73 जीत गई। बिहार में लालू अलग, नीतीश अलग, बीजेपी अधिकांश सीटें जीत गई। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो गैर भाजपा वोट था वो ऐसा लामबंद हुआ कि केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया, और उसके चलते बीजेपी को हार का दिल्ली में सामना उस स्थिति में भी करना पड़ा कि बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ।
लेकिन बीजेपी हारी, क्योंकि बीजेपी विरोधी जो वोट था वो पूरी तरह से गोलबंद हुआ। अब वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके अलग अलग कारण हैं, चुनाव हो चुके हैं, वो समय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनता परिवार का विलय होता है और एक मजबूत विकल्प बनता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती तो मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हुई पार्टी है उसके लिए गंभीर खतरा है। अगर ये जनता परिवार मजबूत हुआ तो अगली बार 44 सीटें भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक खतरा मुझे दिख रहा है। एक सवाल और उठ रहा है कि नियत को लेकर, उद्देश्य को लेकर, कि ये महाविलय हुआ है मोदी लहर को रोकने के लिए, तो अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो जनता के बीच में क्या जाएगा इसका मैसेज? देखिए, अब उद्देश्य तो जब कोई विलय होता है, दलों का होता है, तो अपना एजेंडा तय कर लेते हैं। हो सकता है इसमें मोदी जी के खिलाफ एजेंडा बना लिया जाए। सांप्रदायिकता तो एक एजेंडा रहेगा। ऑब्वियसली मोदी जी हैं तो दूसरा कुछ और भी एजेंडा आ जाए, किसान का आ जाएगा तो एजेंडा तो बन जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एजेंडे के पीछे की राजनीति क्या है? मुलायम सिंह, मैं मानता हूं मुलायम सिंह दीर्घायु हो, बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के, लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे इस साल का विधानसभा चुनाव बिहार का हो या 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला विधानसभा का चुनाव हो, मेरा मानना निजी रूप से ऐसा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी, इनके लिए संभवतः ये आखिरी चुनाव होगा। वैसे राजनीति में आदमी 100 साल तक राजनीति करता है, इसी प्रकार देवगौड़ा के लिए कर्नाटक में ये लोग उम्र की जिस पायदान पे खड़े हैं उसमें ये इनके लिए बहुत ज्यादा संभावना अब राजनीति की नहीं दिखती मुझको। इसलिए पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी अपनी जमीन को बचाए रखो और जितना राजनीति में सर्वाइव कर सकते हो अपने अपने दलों को लेकर करो। इसलिए सब एक साथ आ रहे हैं कि भाई सबके सामने अस्तित्व का संकट है। इसलिए देवगौड़ा जी भी आ रहे हैं, लालू जी भी आ रहे हैं, नीतीश जी भी आ रहे हैं, मुलायम जी भी आ रहे हैं, चौटाला जी भी आ रहे हैं, सारे जी इकट्ठे हो रहे हैं समाजवाद के नाम पर। यशवीर जी, क्या ऐसा ही है कि अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है खत्म होने का, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि अकेले दम पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, मोदी लहर को नहीं रोक, चलिए मिलकर करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हुए, समाजवादी पार्टी ज्यादातर चुनाव जीती, आज सरकार में है। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी की परसेंट ऑफ वोट बहुत ज्यादा नहीं गिरा। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि हमारे सामने कोई इस तरह का अस्तित्व का सवाल है। हाँ, ये है कि हम जो एजेंडा है हमारा राजनीति करने का, उसको कैसे प्रोलॉन्ग करें, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज जिस तरह का बीजेपी ने एक ही साल में प्रदर्शन किया है, पूरा बजट कारपोरेट सेक्टर के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं, भूमि अधिग्रहण कानून पर जिस तरह से किसान की फजीयत की जा रही है, इन सारे सवालों को देखते हुए हम मान ही नहीं रहे कि बीजेपी अगले आने वाले 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा ऐसी रह जाएगी कि हम ये कहें कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो ऐसी बात नहीं कि हम केवल अस्तित्व के लिए, जो राजनीति का मुद्दा है, आदमी आता है एक एजेंडे के साथ राजनीति में करने में। समाजवादी परिवार, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, इन सब, जयप्रकाश जी, बहुत बड़े नेताओं के उन आदर्शों को लेकर पीएम मोदी ने एक बात और रिपीट की है, आज ही उनका जो एक प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी ने मुद्दा बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि दूर की सोच नहीं पा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में, अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही है। वो तो हिंदुस्तान जान गया दूर की है कि कैसे कि गुजरात में जिस तरह से अडानी जैसी एक छोटी सी कंपनी को 1,60,000 करोड़ की कंपनी बना दिया मोदी जी ने, पूरा देश जानता। ऑस्ट्रेलिया भी गए तो उसको साथ लेकर के गए और स्टेट बैंक का मैनेजर भी, चीफ मैनेजर साथ गया कि 6,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करिए। मोदी जी का एजेंडा पूरा देश जान गया है, तो ये कोई छुपा नहीं। हम समाजवादी आंदोलन के इस एजेंडे में आपको विकास नजर नहीं आ रहा? नहीं, कोई किसका विकास? सवाल इस बात का है, अंबानी और अडानी का विकास है या जो किसान मर रहा है आज ओलो से, उससे उसकी जमीन भी खींचने के लिए, जबरदस्ती अपना हैम दिखाने के लिए मोदी जी कि मैं डिक्टेटर हूं इस धरती का सबसे बड़ा, मैं किसान को आवाज नहीं दूंगा कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, जाकर अपनी जमीन का मुआवजा ठीक मांग सके। आज मोदी जी वो अपने उस चरम सीमा पर पहुंच गए, इसलिए मुझे मोदी जी कोई चैलेंज नहीं लग रहे समाजवादी पार्टी के। ठीक है सर, एक बात आपसे ये जाननी थी कि 1977 में जो कोशिश हुई जी, उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर हैं, आपने वो हकीकत देखी जी, एक ये कोशिश, दोनों का अंतर जानने की आपसे कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।
हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जनता परिवार कारगर हो पाएगा, कामयाबी उसको मिल पाएगी जो उनकी सोच है और जिस नियत से वो साथ आ रहे हैं। महाविलय ये हुआ है, हालांकि दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ठीक है, हमारी वजह से दुश्मन दोस्त बन गए तो ये हमारी उपलब्धि है। बीजेपी अपनी उपलब्धि लेकर चल रही है, मगर यहां से एक संदेश यहां निकल कर जा रहा है कि मोदी लहर को रोकने का काम किया जा रहा है। दूसरा यह है कि ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मिलकर उनमें कामयाबी हासिल की जाए और बीजेपी को वहां पर बढ़त ना मिल पाए। और भी उद्देश्य हैं, वही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। यशवीर जी, मैंने एक सवाल ये पूछा कि 1977 और 2015 दोनों में कितना अंतर? दोनों में बहुत अंतर है। 77 का विलय मैं बता दूं, वो 3 बहुत ही आइडियोलॉजिकली डिफरेंट ग्रुप्स के बीच का था। उसमें एक तरफ जनसंघ थी, एक तरफ समाजवादी ग्रुप था, दूसरी तरफ जो कांग्रेस छोड़ के आए थे वो लोग थे ओल्ड कांग्रेस के नाम से, मोरारजी देसाई उनका लोग। कम्युनिस्टों ने भी उनका साथ दिया था। तो उस वक्त जो पूरा ग्रुप था वो चारों आपस में इतना आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे कि मैंने उसी दिन, सच बताता हूँ, लौटते वक्त मैं चौधरी चरण सिंह के साथ गया था। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये पार्टी नहीं चलनी। जिस वक्त घोषणा हुई उसके बाद उन्हीं के मुंह पे कहा था कि जिस तरह का बिहेवियर था इनका, मोरारजी देसाई का, ये पार्टी नहीं चलेगी। मैंने 89 का भी देखा वीपी सिंह जी के साथ जब बना था जी। आज का जो गठबंधन है, जो विलय हो रहा है, ये ज़्यादातर समाजवादी, पिछड़े, गरीब, किसान, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं जो डॉक्टर लोहिया की, चौधरी चरण सिंह की, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, उस तरह के लोग हैं। ये उस तरह की आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं जो उस वक्त का था कि 4 बहुत अलग अलग दक्षिणपंथी, फलाने पंथी और मिडिल जो अपने आप को कहते थे विचारधारा के लोग। तो इसलिए संभावना है कि ये सब लोग इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि बुनियादी सोच एक ही है। मुकेश जी, देखिए, यशवीर जी ने जनता पार्टी से लेके अब तक बताया, लेकिन मुझे तो इस वाले जो अब आज जो इनका परिवार बन रहा है, इसमें जनता परिवार का नाम ही सार्थक नज़र नहीं आ रहा। इसमें परिवार तो है लेकिन जनता कहीं नज़र नहीं आ रही है, और ना जनता इस परिवार के साथ कहीं दिखाई पड़ रही। समाजवादी जनता दल, नहीं, आप सबको जोड़ लीजिए जी, समाजवादी भी आ गए, जनता भी आ गई, दल भी आ गया, लेकिन जनता कहीं नज़र नहीं आ रही इसमें, और ना जनता इस जनता परिवार के साथ है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि इन सबका नेता कौन बनेगा। अभी तो इन्होंने मुलायम सिंह जी को ऑथोराइज कर दिया कि ठीक है जी आप बनेंगे, लेकिन एक टाइम वो भी था जब मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब पहुंच गए थे, और वो टांग किसने खींची थी? लालू प्रसाद यादव जी ने। तो ये देखने के बाद, जैसे एक अखाड़े में होता है ना, सारे पहलवान, तो जीतता तो कोई एक पहलवान है, तो ये सारे पहलवान का एक अखाड़ा है, और इस अखाड़े में अभी तो ये सोच रहे हैं किसी तरह से हम अपनी राजनीति बचाएं और कहीं सत्ता के करीब या विपक्ष के नेता के करीब, विपक्ष में कहीं अपनी भूमिका बनाएं, उसके बाद सोचेंगे नेता कौन होगा। और देखिए, ये जनता परिवार सिर्फ इकट्ठा हो गया, ना तो इनका कोई संविधान बना, ना कोई इनकी नीति बनी, ना कोई इनका नेता कोई डिक्लेयर हुआ कि हमारा कौन नेता होगा। सिर्फ मात्र मुलायम सिंह यादव को एक ऑथोराइज करा कि आप इस विलय प्रक्रिया को जारी रखेंगे और आप इस विलय प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन इस दल का सबसे, जिसको कहना चाहिए अध्यक्ष है या इस तरह का कौन होगा, किस बात पे कोई चर्चा नहीं, और ना इस बात पे चर्चा ये कर सकते हैं, क्योंकि जहां ये चर्चा शुरू हुई वहीं पे नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव के सामने खड़े हो जाएंगे, मुलायम सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ सामने खड़े हो जाएंगे, चौटाला जी इधर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की आपस में ये दिल से भी एक नहीं है, मन से भी एक नहीं है, ये तो एक दिखावे के तौर पे एक अपने को, एक जो कहते हैं ना कि आंधी आ रही है तो उसको एक घास फूस का छप्पड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आंधी में रुक नहीं पाएगा। यशवीर जी, इस सवाल बड़ा खड़ा किया है कि क्या इसीलिए चर्चा इस लेवल पर नहीं हो रही है कि इस तरीके के ये फिर उसी तरीके का हाल देखने को मिलेगा? सब चीजें करीब करीब तय हैं। माननीय मुलायम सिंह जी को सबने नेता मान लिया है, उन्हीं के चीज का, सिर्फ इस चीज का कि वो पार्टी का पार्टी का भी नेता है।
आज ये चीज अभी अनाउंस नहीं की जा सकती। जिस दिन पार्टी का विधिवत आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके एक नेता जनता दल यू के बिहार में बता रहे थे कि ये विलय होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। वो बिहार, वो तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि पार्टी बनने के बाद ही, लेकिन सबने नेताजी के प्रति जो आस्था प्रकट की कि वही सारी लीड लेकर के सबको मिला करके करेंगे, वो एक इंडिकेशन है उसका। हो सकता है इंडिविजुअल कोई बिहार में या और कहीं कोई संस्था पैदा कर सकता है कि ये सारी चीजें तय कर ली जाएं। नहीं, जनता के अंदर भी संशय है, जनता के अंदर भी, क्योंकि जनता इस चीज को देख चुकी है। जनता इस जनता दल को, ये बात तो तय है कि मुखिया होगा तभी पार्टी आगे चल पाएगी, वरना बिखर जाएगी। ऐसे अपनी अपनी चलाएंगे तो फिर कौन किसके नीचे काम करेगा? आप ये कोई ऐसा मुखिया चाहिए जो परिवार को एक साथ लेकर चले, उसको बांध के रखे। कौन किसका नेतृत्व करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा? इसका परिवार कह रहे हैं जिस दिन पार्टी का नाम विधिवत घोषणा होगी उस दिन सारी चीज डिक्लेयर। देखिए, घर में भी परिवार होता है, उसका एक मुखिया होता है, और आज मुखिया के कहना सबको मानना पड़ता है, और मुखिया सबका ख्याल रखता है। अभी से सब लोगों ने, और यशवीर जी यहाँ तो दिक्कत ये है कि सब एक ही जगह से निकले हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। नहीं, कम नहीं, ऐसा तो नहीं है। 19, 20, 18, 17 का फर्क है। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, क्या ये जनता सब जानती है कौन क्या है, सारी जनता जानती है। यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता, यशवीर जी आपका कहना ठीक है कि जनता सब जानती है, वाकई में जनता सब जानती है, लेकिन जनता के जानने ना जानने से क्या आपका परिवार सामूहिक होकर रह पाएगा, इकट्ठा होकर रह पाएगा, सवाल ये है। वो पार्टी उस वक्त जिस दिन घोषणा होगी उस दिन सारी चीजें अनाउंस हो जाएंगी, और जब तक ये तय नहीं होगी सब चीजें, तो तब तक पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं होगा। देखिए, सिर्फ इनके विधानसभा चुनाव में एक ही मुद्दा, एक ही नीति, एक ही नियत है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। पब्लिक इस नियत, इस नीति, इस मुद्दे पे इनका साथ नहीं देगी। कोई कंक्रीटिव इनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बीपी सिंह जी के टाइम पे एक मंडल का मुद्दा था, जनता पार्टी के टाइम में इमरजेंसी का मुद्दा था। इस समय कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ एक मुद्दा कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, उस पर ये विफल हो जाएंगे। ठीक है, मनोज जी आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं मुकेश जी की बातों से? नहीं, अगर देखिए इस जनता परिवार का एजेंडा से मोदी रोको अभियान रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कारगर होगा। आप जिस वैकल्पिक राजनीति को रखकर किसान, गरीब और जो बात कर रहे हैं, अगर उसके मुद्दों को रख के राजनीति करेंगे तब तो कुछ लाभ होगा, वरना कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर मोदी जी को रोकने का 14 साल लगा लिया, लेकिन मोदी जी कहां से कहां पहुंच गया, वो गुजरात से दिल्ली आ गए, और कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल कोसते रहेगा मोदी जी को। तो देश में विरोध की राजनीति जो है, जो नकारात्मक राजनीति है, उसे देश की जनता ने ठुकराया है। वो चाहे कहीं की राजनीति हो, किसी भी प्रांत की राजनीति हो, अगर सकारात्मक बात की जाएगी, विकास की बात की जाएगी, और किसी व्यक्ति को इसलिए रोकने की बात की जाएगी कि नहीं साहब फलाना ऐसा, फलाना ऐसा है, तो जनता इसे अब पसंद नहीं करेगी। आप जनता के सामने वैकल्पिक राजनीति का स्वरूप रखिए। अगर आप किसानों का भला चाहते हैं तो कैसा भला, क्या नीति है किसानों की? बिल्कुल। अगर आप गरीब का भला करना चाहते हैं तो गरीबों को उद्धार के लिए क्या नीति आपके पास है? क्या मोदी जी की, मोदी सरकार से बेहतर कोई नीति है? रखिए देश के सामने। अगर मोदी जी की नीति गलत है तो देश को ठुकरा देगा, आपको स्वीकार कर लेगा, जनता सब देख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी विरोध की राजनीति पे ये परिवार बन रहा है तो कामयाब नहीं होगा। यशवीर जी, बहुत बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। एक मिनट, जब से ये शुरुआत हुई है, चर्चा हुई है, तब से विकास का एजेंडा आपका कोई नजर नहीं आ रहा है मीडिया में। मात्र एक ही संदेश निकल कर आ रहा है कि आप मोदी लहर को रोकना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जनता के दिल में आपको जगह बनानी है तो मोदी सरकार से ऊपर अच्छा एजेंडा आपको पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिस पर जनता भरोसा कर सके, तभी शायद बात बन पाएगी। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है जनता परिवार की, और अगर एजेंडा हमारा खराब होता अब तक उखाड़ के फेंक दिए जाते। नहीं, ये एक अलग कोशिश हो रही है, ये एक अलग कोशिश हो रही है। तब में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। हम तो बता रहे हैं कि 1 साल की परफॉर्मेंस मोदी जी की अभी देखी जनता ने, अगला 1 साल और आने दीजिए, बता देंगे कि मोदी जी ने देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए। और यशवीर जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक संकेत ये निकल कर जा रहा है कि आप मोदी लहर को रोकना चाहते हैं, तो ये संकेत दूसरा ये क्यों नहीं निकल के जा रहा कि हाँ विकास के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, किसानों का विकास करना चाहते हैं, गरीबों का विकास करना चाहते हैं, जो समस्याएं उनका समाधान आप निकालना चाहते हैं। पार्टी की घोषणा होगी उस दिन एजेंडा डिक्लेयर करेंगे।
और अभी इंतजार कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ और गलतियां करे तो हम उसको और सुधारने का एजेंडा रखेंगे। विपनेश जी ले दे अभी तक तो जो बजट से निकला है उसी को हम कह सकते हैं। ले दे के नहीं, एक मिनट रोड में मैप मुकेश तैयार जी किया आ रहे है हैं। वो गांव और किसान के लिए नहीं, वो केवल अंबानी और अडानी के लिए है। ठीक है मनोज जी, ये कहना कितना सही है कि मोदी सरकार गलतियां करे उसके बाद हम एजेंडा पेश करें? नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, विरोधी दल जो है वो भी राजनीति करने के लिए है। कोई भी दल है वो भजन करने तो आया नहीं है राजनीति में। अब हालांकि समय समय पर अपने प्रयोग करते रहते हैं, सभी दल करते हैं। बीजेपी कई जगह गठबंधन करती है चुनाव जीतने के लिए। ये चुनाव जीतने और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की एक जनता परिवार के रूप में नई कवायद फिर से हो रही है। अब ऐसी कवायद पहले भी हुई है, हुई भी, बनी भी, बिखरी भी, जनता पार्टी के रूप में हो, संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में हो, बिखरे हैं। और ये देखिए, ये समाजवादी आपस में लड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ नीतीश ने ताल ठोकी, पहले जनता दल बना, फिर समता पार्टी बनी, फिर किसी ने जनता दल आ बना लिया, किसी ने जनता दल सा बना लिया, कोई लालू राष्ट्रीय जनता दल बना के ले गया, कोई समाजवादी पार्टी बना के ले गया। तो यही सब लोहिया जी के जितने शिष्य थे इन्हें सबने अलग अलग अपने दल बना लिए। अब ये फिर से एक हो रहे हैं, तो देश फिर देख लेगा एक बार। यशवीर जी, बीजेपी का ये कहना है कि अगर वाकई में आप मोदी लहर को रोकना चाहते हैं तो ऐसे नहीं रुकेगी, आपको सोचना पड़ेगा, उनकी तरह सोच चुलानी पड़ेगी। जिस तरीके से वो विकास के लिए सोच रहे हैं वो सोच अपने अंदर भरनी पड़ेगी, करके दिखाना पड़ेगा, तब होगा, तब कोशिश कारगर होगी। बीजेपी का ये मानना है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लोगों ने रोक कर दिखा दी लहर, इसलिए किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लहर नहीं रुक सकती। लहर थी, एक मुद्दे के लिए थी। जनता परिवार का क्या योगदान रहा इसमें? होगा, अब चुनाव आएंगे, होगा। नहीं, अभी की आप दो जगह की बात कर रहे हो। इसमें मैं थोड़ा सा एक बात का वो कहना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति हुई वो परंपरागत राजनीति से अलग हटके थी। उसमें कांग्रेस पार्टी को जनता ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, बीजेपी खड़ी रही। एक नई राजनीति की बात करने वाले लोग, ऐसे लोग जो मुफ्तखोरी की बात करते थे, वो सत्ता में आए, जनता ने उस पर वर्डिक्ट दिया। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आप देखिए वहां पीडीपी घाटी में जीती, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 11 से 25 पहुंची। ठीक है, बीजेपी पहली बार वहां सरकार में आ गई। नहीं, सरकार में साजी हुई ना, वहां तो यही था क्लीन स्वीप हो जाएगी। नहीं, देखिए जम्मू में हमने 11 से 25 में पहुंचे, क्लीन स्वीप ही करा है। घाटी में बिल्कुल कांग्रेस घटी, कांग्रेस ही घटी ना। लेकिन जनता परिवार कहां दिखा? नहीं, जनता परिवार में कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि ये मान लेना कि भाई मोदी जी की लहर नहीं रोक सकते। दिल्ली में हुई, दिल्ली तो देश की राजधानी है। आपकी पार्टी की कहीं पे किसी भी कैंडिडेट की जमानत बच पाई या किसी भी कहीं पे? नहीं, जमानत तो ऐसा नहीं, जहां हम हैं वहां उन राज्यों में जमानत भी बची है, लड़े भी हैं, और अपने क्षेत्र में बचाने के लिए आप ये कवायद कर रहे हैं, और वहां पे भी आप बच नहीं पाएंगे। परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बहुत ज्यादा नहीं घटा, इसमें कोई उसकी बात नहीं। और बीजेपी का इतना नहीं बढ़ गया कि बड़ी भारी क्रांति हो गई, वही 30 से 35% पर सरकारें चलती रही। सवाल इसलिए ये है कि आपको देखिए, दिल्ली का अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पर सीधे बीजेपी और केजरीवाल का मुकाबला हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां आपको बीजेपी के साथ साथ बसपा से भी लड़ना है, कांग्रेस से भी लड़ना है, अजीत सिंह से भी लड़ना है। देखिए, कांग्रेस तो हम नहीं कहते उत्तर प्रदेश में खड़ी हो पाएगी अभी। आप मत मानिए कि राजनीति में मैं नहीं मानता किसी को कि हम बिल्कुल जो परिस्थिति है। उसी प्रकार बिहार में क्या समीकरण चुनाव आते आते बनेंगे, क्या मांझी और पप्पू यादव या कोई जनता दल का दूसरा नेता या राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता तीसरा कोई दल बना लेगा, क्या राजनीतिक वहां समीकरण बनेंगे, मुझे लगता है कि अभी उसको भी देखना पड़ेगा। यशवीर जी, एक सवाल और है कि जो ये 6 सियासी पार्टियां हैं, इसमें सभी योद्धा हैं अपनी अपनी पार्टी के, चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सवाल ये है कि किस किस की इच्छा पूरी की जाएगी। जाहिर सी बात है कि अंदर भले ही अभी बाहर निकल के ना आ रही हो, मुखिया सभी बनना चाहते हैं, अपने आप को फ्रंट पर सभी रखना चाहते हैं, तो फिर कैसे ये शांत की जाएगी उनकी जो मन की जिज्ञासा है? नहीं, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव तो हो नहीं रहा, पार्लियामेंट का चुनाव है नहीं, अभी तो राज्यों के चुनाव है। राज्यों में मालूम है कौन मुखिया होगा, कौन क्या होगा, वहाँ तय है, इसलिए कोई बड़ा सवाल अभी नहीं है उसका। नहीं, अगर इनमें से एक भी कोई लीड करता है, जाहिर सी बात है कि दूसरे को डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं, वो ऐसा जिस तरीके के हालात से निकल कर आए हैं, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी के सभी मुखिया हैं, इसमें कोई नहीं चाहेगा कि किसी की आइडेंटिटी किसी की वजह से छिप जाए। सवाल ये है, लेकिन ऐसा केवल बिहार में है जहां 2 बड़े नेता हैं और वो आपस में तय कर चुके हैं, इसलिए वहां कोई इस तरह इसमें छोटा नेता कौन है?
ये 6 पार्टियां हैं, नहीं, इसमें नहीं, सभी 6 मुखिया पार्टियों- अपनी पार्टी 6 के, पार्टी छोटा तो- चेहरा कौन है इसमें? यहाँ पर एक बात और विपिन, चलो। बिहार में लालू प्रसाद जी चारा घोटाले मामले में भी फंसे हुए हैं सजा हो और रखी है। सजा हो रखी है, और उसके चलते संभवतः आप तो कोर्ट कवर करते हैं, उनकी वकील राजनीति हैं आप, काम नहीं कर तो पाएंगे, वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए बात तय है। और यशवीर जी, वो जंगल राज भी याद है अभी भी बिहार की जनता को? नहीं, तो वो है, उसकी सजा भुगत वो रहे तो लालू जी। ऐसा है कि शायद जनता भूले से भी ना भुलाए उसे। वो उसको मैं मना नहीं करता, वो इसलिए तो भुगत रहे हैं। तो जनता को आप कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे, कैसे लेकिन विश्वास फिर भी- दिलाएंगे? फिर क्योंकि भी- अगर ठीक है फिर भी लीड जन- मुलायम सिंह यादव जी करते हैं, लेकिन लोग तो वही हैं। नहीं, लोग वही है, तो मुलायम सिंह जी तो फिर नेता जनता है, कैसे विश्वास बड़े करे कि नेता कुछ है नया मुलायम। निकल कर आज आएगा और सबसे वो ब- चीजें आज दोबारा सबसे- रिपीट नहीं होंगी? मुलायम सिंह जी आज सबसे बड़े नेता हैं इस देश में। जो 2-4 बड़े नेता उनमें से आज मुलायम सिंह जी एक हैं, इसलिए हम उनको कंपेयर उनसे नहीं कर सकते। इस वरिष्ठ नेता है मुलायम सिंह जी, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी उनको अपने से बड़ा नेता मानेंगे? क्या ये आपके लालू प्रसाद यादव जी देवगौड़ा हैं। जी उनको अपने से बड़ा नेता मानेंगे? जब आज- क्या लालू प्रसाद यादव जी तो अब उनके परिवार एक ही परिवार हो गया है, तो और उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो उनको मानने में तो अब कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन बाकी लोग आज ही जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या इनकी जो मीटिंग हुई है जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें पप्पू यादव जी ने साफ विरोध करा इस बात का, और रघुवंश प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने विरोध करा विरोध इसका नहीं किया, जनता परिवार विरोध का। नहीं तो किया। ये विरोध शुरू हो चुका है इनके यहाँ पे। रघुवंश प्रसाद जी ने विरोध नहीं किया। रघुवंश प्रसाद जी सीनियर नेता है, पप्पू जी उनके बाद क्या नाम, पप्पू यादव लालू जी जी ने के बाद बिल्कुल सबसे विरोध बड़े करा। नेता हैं। पप्पू यादव जी भी नेता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता वो इतने बड़े नेता हैं कि लालू यादव जी उनसे डर के कुछ हो जाएगी या ऐसी कोई बात है। ठीक है, हो उन्होंने कुछ अपनी आशंकाएं जताई हैं कि ये सब चीज़ें पहले से तय कर ली जाए, और लालू जी ने उनका जवाब भी दे दिया, मीडिया में भी ठीक छपा है है कि यशवीर जी, 2 बातें हैं। अभी मांझी को लेकर जो बिहार में हुआ, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, और बिहार की जनता ने वो देश ने इवन देखा वो सब कुछ, शायद अच्छा संकेत निकल कर नहीं गया है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठे नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की कहानी सबको पता है, चारा घोटाला है, जंगल राज है, तो ये भी बिहार की जनता ने देखा है। एक पार्टी ये महाविलय हुआ है, ये लोग इसी में रहेंगे, बाहर के नहीं है, तो कैसे नयापन साबित कर पाएंगे? क्योंकि जनता तो उसी फ्रेम से देख रही है इनको। देखिए, आज बिहार नीतीश जी संभाल रहे हैं और उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। कल आने वाले वक्त में भी नीतीश जी के लिए मांझी चैलेंज करने के लिए तैयार है, मांझी अलग तो से पार्टी- उन्होंने अपना वो दल पार्टी गठित से कर लिया निकल है। गए। उनकी खुद की पार्टी में चैलेंज वो हुआ है, तो- उनकी खुद की पार्टी में वो तो- वहां का तो तब उनको खुद के जो पुराने साथी रहे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। मांझी तो नीतीश निकल कुमार के को। चले गए, वो तो अपनी पार्टी और बना रही। कौन नई महादलित पार्टी चेहरा, बनेगी, क्या होगा? महादलित चेहरा, दलित कहीं ना कहीं दलित समुदाय मांझी के साथ आज खड़ा नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ महादलित तो जो इन उनके चुनौतियों से साथ कैसे हों। पार पा पाएंगे? एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये कि आपके अपनों ने परेशानी खड़ी कर दी। दूसरी बात ये कि सबकी जिज्ञासाएं कुछ ना कुछ बनने की, उसको कैसे शांत करेंगे। तीसरी बात ये कि कोई एजेंडा अब तक नजर नहीं आया। चौथी बात ये कि मोदी लहर को रोकने के नाम पर क्या आप जीत दर्ज कर पाएंगे? तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जनता जवाब जानना चाहती है। देखिए, जिस दिन पार्टी घोषणा होगी उस दिन सारे सवालों का जवाब नेताजी और सारे बड़े नेता देंगे, इसलिए कोई हम बिल्कुल भी जरा से इस बात से चिंतित नहीं है। मायावती आपके साथ नहीं आई है, लाने की कोशिश मुलायम नहीं सिंह की जी गई ने या अपील- मना कर दिया? मुलायम सिंह जी ने अपील की है उनको भी, हो सकता है और भी लोग आ जाए। अभी तो ममता जी भी है, बीजू जनता दल अपील भी है, शायद ये बहुत दिन पहले और कर दी सारे गई थी। परिवार मायावती को के और बड़ा कानों में करने है का भी ये काम बात किया शायद। जाएगा। नहीं यशवीर जी, ये अपील आज की नहीं है, शायद जब शुरुआत हुई तभी शायद अपील नहीं की है, गई थी तब कि भी वो है, आए, तो लेकिन अभी वो- तक उनकी तरफ से कोई संकेत ऐसा मिला नहीं है। वो तो राजनीति एक दिन की तो नहीं, अभी तो बहुत लंबी प्रोसेस है ये। हो सकता है कुछ हो जाए सकारात्मक। मनोज जी, ममता जी के साथ है, उनके बीएसपी दूसरी प्रमुख पार्टियों के साथ है। मायावती, उनकी ओर से कोई संकेत नहीं है कि वो आएंगे, हालांकि कोशिश की जा रही है कि वो आ जाएं। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी की राजनीति दोनों में कितनी कांटे की टक्कर है, एक दूसरे के दुश्मन है, अपोजिट है। लगता है कि मंच पर आएंगे मायावती? मुझे लगता है कि कुछ अपीलें राजनीति में दिखाने के लिए होती हैं, जनता के बीच एक संदेश देने के लिए होती हैं कि हम तो साथ देखिए एकता की बात कर रहे हैं, हम तो बुला रहे हैं, अब बहन जी नहीं आ रही हैं। लेकिन एक शाश्वत सत्य है ये कि एक बार को छोड़कर जब मुलायम सिंह मायावती साथ आए थे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल बदल गई थी। लेकिन उसके बाद जो गेस्ट हाउस जो कांड हुआ, उसने भी पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। और मायावती वैचारिक रूप से कोई समाजवादी नहीं है,
उनका अपना चिंतन है, अपना एजेंडा है, वो दलित हितों की राजनीति करती हैं। और मायावती को ये लग रहा होगा कि इस बार उनकी बारी, कि वो कह रही हैं, अभी परसों भी उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी राज कैसा कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की पार्टी को उन्होंने खूब कोसा है, तो वो तो वैकल्पिक रूप से उत्तर प्रदेश में खुद को दावेदार मान रही है अगली सरकार का। तो मुझे लगता है ऐसा है कि मायावती अभी जोखिम नहीं लेंगी कि इसमें शामिल होने का, वो अगला चुनाव भी अपने दम पे ही लड़ेंगी। जहां तक कुछ दल ऐसे हैं जो गैर कांग्रेस और गैर भाजपावाद की राजनीति करते रहे हैं, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु की बात की जाए, उसमें डीएमके एक साइड रहेगी, एआईडीएमके एक तरफ रहेगी, तेलुगु देशम आजकल बीजेपी के साथ है, हो सकता है टीआरएस इन्हें छोड़ के उसमें शामिल हो जाए। तो इस तरह के भी कुछ दल हैं जो मौका देखकर कभी कांग्रेस के साथ, कभी तीसरे मोर्चे के साथ, कभी भाजपा के साथ, उन्हें कोई इसमें संकोच नहीं होता है। और दूसरा सवाल ये है मनोज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी हर राज्य में अपनी अपनी पार्टी दमदार है, उसका एक चेहरा है, चाहे आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जेडीयू की बात, अपनी अलग अलग पहचान है और जाहिर सी बात है कि दबदबा इनका रहा है। ये जो नाम दिया जा रहा है समाजवादी जनता दल, इसके बाद तो शायद कोई पहचान नहीं रह जाएगी, तो क्या वोट इसके नाम से मांगा जाएगा या फिर पुरानी पहचान? नहीं, ये बात ठीक है कि देखिए जनता दल का कोई बहुत ज्यादा आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसा समाजवादी पार्टी का बिहार में नहीं। ये सब जितने नेता जनता परिवार के हैं अपने अपने राज्यों के एक छत्रप हैं, अपने अपने राज्यों में राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं, और इन सबका अपना एक जातिगत वोट बैंक है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान मोटे तौर पर माना जाता है, मुलायम सिंह जी के साथ जाता है, मुसलमान कभी कभी मायावती जी के साथ भी चला जाता है। ऐसी बिहार में जो माई का समीकरण लालू जी ने खेला वो एक दौर में खूब चला, फिर नीतीश जी बाहर आ गए तो बीजेपी और नीतीश जी का अपना एक समीकरण बन गया। तो कुछ जातियों के जो समीकरण होते हैं वो दलों के साथ आने से बनते हैं, और जब ये समीकरण बनते हैं तो उसके कितने असर पड़ते हैं ये जब चुनाव होते हैं तब पता लगते हैं। लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव जो हुआ देश में, इसने जातिवाद की राजनीति के जो कुचक्र उत्तर प्रदेश और बिहार में चलता था उसको ध्वस्त करके रख दिया, और उसी का परिणाम था कि ना तो माई समीकरण उत्तर प्रदेश में चला ना बिहार में चला, सिर्फ मोदी समीकरण चला। लिहाजा बीजेपी ने झाड़ू उत्तर प्रदेश में भी लगाई और बिहार में भी लगाई। अगर ऐसा हुआ तब फिर मुझे लगता है कि जनता परिवार के लिए मुश्किल होगी। मुकेश जी, जनता परिवार मोदी के लिए कितना खतरनाक? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। मैं तो हमारे तो ये सोच है कि जनता परिवार बनेगा, बनने के बाद एकदम बिछड़ जाएगा, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं रहेगी। और दूसरी बात, देखिए देश की जनता अब उस जातिवादी के चक्र से बाहर आ चुकी है। दिल्ली का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक जाति विशेष ने एक पार्टी विशेष को वोट दिया। अगर किसी पार्टी को वोट पड़ा तो वो सब जाति का, सब वर्ग का वोट पड़ा। नहीं, आप बिहार में कोशिश कर रहे हैं, बिहार में आप आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये ताकत इकट्ठी होती जा रही है। आरजेडी जेडीयू मिल गए हैं और ये सियासी दल आपस में मिलकर एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। नेताओं की आपसी ऊपरी तौर पे तो दिखावट हो रही है कि हाँ ये मिल गए हैं, लेकिन नीचे कार्यकर्ता लेवल पे या जनता लेवल पे ये लोग, कार्यकर्ता और जनता लेवल पे एक नहीं हो पाए हैं और हो भी नहीं पाएंगे। हाँ, ऊपरी लेवल पे जो 4-5 नेता हैं, 5-6 नेता हैं, ये दिखाने के लिए एक हो गए हैं, लेकिन जब कभी भी वक्त या मौका आएगा तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे और एक दूसरे के नीचे कोई भी काम नहीं करेगा। और जहां तक मोदी जी की आपने बात करी, मोदी जी ने 2014 में दिखा दिया, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ जाएगा कि मोदी जी की जो राजनीति, विकास की जो राजनीति, स्वीकार करना पड़ेगा, विकास की जो राजनीति है वो ही भारत में चलेगी। चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि महापरिवार बनने तो जा रहा है, लेकिन एजेंडा क्लियर नहीं है। क्या एजेंडा मोदी लहर रोकना है या फिर विकास का है? जाहिर सी बात है, क्लियर करना पड़ेगा, तभी जनता को कुछ समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।